जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री के सब्जेक्टिव VVI क्वेश्चन आंसर सीरीज का पार्ट 1 करने वाले हैं। चाहे आप प्री बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में हैं, चाहे आप फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी में, आप जिस भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको तो VVI देखना ही होगा, क्योंकि आपके ये संपूर्ण जो आप लोगों का एनालिसिस है ना, उसका ये निचोड़ है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन के टॉप 15 सवाल। अगर यहाँ से 5 सवाल भी आपके एग्ज़ाम में दिख गए ना, तो आपका तो काम ही बन जाएगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। तो याद रखिएगा, पढ़ाई कोई बोझ नहीं है। आप लोग सोचते हैं ना कि पढ़ाई बहुत बड़ा बोझ है। पढ़ाई कोई बोझ नहीं है, बल्कि आपकी ज़िंदगी को बदलने का सबसे बड़ी ताकत है। जब आप रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो ना, तो आपके दिमाग नहीं बल्कि आपका भविष्य मजबूत होता है। आप सोचोगे एक बार में पूरा हजम कर ले, तो ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, दुनिया में कोई भी टॉपर देख लीजिए पैदा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वो ऊपर से टॉपर बन के आता है, उसे रोज़ छोटी छोटी मेहनत बनाती है उसको टॉपर। आज आप जो सीख रहे हैं ना, वही आने वाले कल में आपकी पहचान बनेगा। ठीक है, तो अभी तक जितने भी आपने गलतियां कर ली, पढ़ाई नहीं की, ट्यूशन नहीं गए, नोट्स नहीं बनाए, वो सब छोड़ दीजिए। ठीक है, गलती करना बुरा नहीं है, कोशिश ना करना जो है ये सबसे बड़ी बुरी बात है। हार मान लेना आसान है, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है जो आखिरी तक मेहनत करता है। और ये आपका आखिरी समय है। अब इस समय आप मेहनत नहीं करोगे तो कब करोगे? ठीक है, तो समय कभी रुकता नहीं है, इसलिए आपको रुकना नहीं है। एक दिन की पढ़ाई कम भी लगे, लेकिन वही कम पढ़ाई मिलकर आपके सपनों को पूरा करने की सीढ़ी बनती है। ठीक है, अब सभी डर को दिल से निकाल दीजिए और किताबों को दोस्त बना लो। मेहनत करो, धैर्य रखो, क्योंकि आपका हर सेकंड आपकी सफलता की तरफ बढ़ रहा है। बहुत कम समय बचा है दोस्तों, तो आप लोग दिल लगाकर मेहनत कीजिए। आइए सवालों पर आते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है? देखिए, क्योंकि यह सभ्यता जो है ना, मुख्य रूप से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई है, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। इसमें तो कोई और डिटेल आपको समझाने की ज़रूरत है नहीं। बाद में देखते हैं बच्चे कमेंट करते हैं कि पूरा डिटेल में समझाइए। क्या समझाना है डिटेल में? आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, 7-8 के नहीं हो। यहाँ पर जब आपको बता दिया गया कि ये जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बोला गया कि सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं, तो इसको सिंधु नदी के किनारे और इसकी सहायक नदियों के किनारे ये विकसित हुई है, यानी कि वहाँ बसी है, इसलिए तो इसको सिंधु घाटी की सभ्यता नाम पड़ा। बहुत ऐसे चीज़ों को आपने देखा होगा कि जो अगर किसी रोड के किनारे बसा है, तो उस मोहल्ले का नाम उस रोड के नाम पे पड़ जाता है, पड़ता है ना। तो सेम यही प्रोसेस यहाँ पर है। आइए दूसरा सवाल आते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपका। कह रहा है कि गोत्र से आप क्या समझते हैं? तो गोत्र एक पौराणिक या फिर वंशागत समूह है, जिसमें सभी सदस्य एक ही पूर्वज को मानते हैं और एक ही वंश से संबंध रखते हैं। गोत्र समझ रहे हो? एक तरह का जाति, समझ रहे हो? चलो अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। कह रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कौन कौन से स्रोत हैं? यानी कि अब आपको प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ना है, तो उसको क्या स्रोत हैं, मतलब कौन कौन से आप जो है चीज़ों को आप पढ़ करके आप उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, अभिलेख, सिक्के और यात्रियों के विवरण हैं। यहाँ पे आप कॉमा लगा लेना। ठीक है, मुख्य स्रोत में क्या है? पुरातात्विक स्रोत कॉमा, साहित्यिक स्रोत कॉमा, अभिलेख, सिक्के और यात्रियों के विवरण। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है जितने भी पुराने स्रोत हैं उनका हो गया। साहित्यिक का मतलब है कि जो किताबें होती है, जो नॉवेल होती है, उन सब को भी पढ़ करके हम क्या कर सकते हैं, हम उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अभिलेख क्या होता है? जो राजा महाराजा अभिलेख वगैरह लिखा करते हैं। सिक्कों पर आप देखिएगा बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती है जिनके बारे में हमें जानकारियाँ मिलती है। अगर सिक्कों पर किसी देवी देवता की अगर फ़ोटो छपी हो, तो हम बता सकते हैं कि हाँ, उस ज़माने में जो है इस देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। अगर कोई पशु है तो हाँ, इस पशु को जो है पवित्र माना जाता था। तो सिक्के भी इसमें काफ़ी रोल निभाते हैं। यात्रियों के विवरण, कोई यात्री आता है वहाँ से, तो वो अपना जो है किताबें उताब वगैरह जो है वो बना कर जाता है, तो इससे भी हमें जो है बहुत सारा विवरण मिल जाता है।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है भारत के कौन से दो प्रांत अगस्त 1947 में भारत एवं पाकिस्तान के बीच बांटे गए। तो पंजाब और बंगाल के दो प्रांत थे जिन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच बांटा गया था। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। कह रहा है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है तथा ये किस भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और ये सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी निकल कर आते हैं। ठीक है, एक तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ हो गया मृतकों का टीला। अच्छा, मोहनजोदड़ो जो है वो कौन सा शब्द है, तो सिंधी शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है। तो इस तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहा है कि खानका से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, खानका जो होता है सूफी संतों का आध्यात्मिक केंद्र होता है। ठीक है, जहाँ वे रहते थे, पूजा करते थे और अपने अनुयायियों से मिलते थे। खास करके ये चीज़ जो है आपका मुस्लिम धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला गया भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। पानीपत का दूसरा युद्ध जो है वो कब हुआ और किसके बीच हुआ। तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि अशोक के अभिलेखों में उपयोग आई दो लिपियों के नाम लिखना है। तो देखिए, अशोक के अभिलेख में जो दो लिपि का प्रयोग किया गया था वो था ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ पे नाम लिखने बोला है। ठीक है, अगर ये बोल देता ना कि अशोक के अभिलेखों में उपयोग आई दो लिपियों का उल्लेख कीजिए, अगर ये उल्लेख वर्ड का इस्तेमाल करता तब ये छोटा सा आंसर नहीं होता है, ये छोटकू आंसर नहीं होता। वहाँ पे हम लोग 3-4 लाइन का आंसर देते। बात समझ में आई। तो इतना ही पूछा गया था आप लोग के एग्जाम में। आइए नेक्स्ट आते हैं, निर्गुण और सगुण शक्ति में क्या अंतर है। देखिए, निर्गुण शक्ति निराकार और बिना गुणों वाली परम शक्ति को माना जाता था, जबकि सगुण शक्ति वह है जो रूप, गुण और व्यक्तित्व रखती है। बात समझ में आई। तो ये अभी आपका इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के विषय में आप क्या जानते हैं। मोहनजोदड़ो जो है उसके विशाल स्नानागार के विषय में आप क्या जानते हैं, आइए बताते हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार है ईंटों से बना एक बड़ा जलकुंड था। मान लीजिए कि यहाँ पे जल है और यहाँ पे ईंटों से बना दिया गया, घेर दिया गया। तो ये जो बनेगा इसमें पानी जो जमा रहेगा तो वो ईंटा से बनाया गया था। बात समझ में आया। एक जलकुंड था जिसके चारों ओर स्नान करने के लिए कमरे थे। इसकी फर्श जलरोधी बनाई गई थी और ये धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रयोग किया था। कभी कभी होते थे उस ज़माने में कि धार्मिक कोई पूजा वगैरह करना है तो पहले आपको स्नान करना था, तो वहीं पर विशाल स्नानागार बनाया गया था, आप वहीं पर जाके स्नान करिएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे होता था। अच्छा, ये जो होता था मतलब ये स्नान भी आपका सार्वजनिक होता था, मतलब कि एक साथ कई लोग वहाँ पर स्नान करते थे। तो यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है हीनयान और महायान में अंतर आपको स्पष्ट करना है। हीनयान व्यक्तिगत मोक्ष पर केंद्रित बौद्ध परंपरा है, जबकि महायान दूसरों के कल्याण और बोधि सत्य पर आदर्श आधारित परंपरा है। हीनयान में बुद्ध को महान शिक्षक माना जाता है, जबकि महायान में बुद्ध को ईश्वर स्वरूप माना गया है। ठीक है, तो ये इसका सटीक आंसर है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। कहा गया है कि हिंदू धर्म के दो महाकाव्य के नाम लिखना है आपको। तो एक हो जाएगा आपका रामायण, एक हो जाएगा महाभारत। नाम लिखने बोला, छोटकू आंसर होगा। अगर ये बोल देता उल्लेख करें तो हम लोग उसको बड़ा कर देते हैं। बात समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। कहा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाली 4 महिलाओं के नाम लिखना था। नाम लिखने बोला है, उल्लेख करने नहीं बोला है। रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, अरुणा आसफ अली। ठीक है, ये 4 नाम है महिलाओं के, याद कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसी तरह से अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी परीक्षा की तैयारी को लेकर के सीरियस नहीं है तो हो जाइए, क्योंकि बहुत कम समय बचा है और हमने आप लोगों के लिए एक वरदान ग्रुप बनाया है, जहां पर आप लोगों को मिल रहा है 5 साल का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन दे रहे हैं, 5 साल का PYQ सॉल्यूशन दे रहे हैं। एवरी वीक आप लोगों का टेस्ट लिया जा रहा है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI सवाल आप लोगों को दिया जाता है और विथ सॉल्यूशन। पहले टेस्ट लेते हैं, टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस कैसा होता है वो हम आपसे पूछते हैं और फिर 8-10 घंटे के बाद आपको पूरा टेस्ट का सॉल्यूशन उपलब्ध करवाया जाता है, ताकि जिन बच्चों का टेस्ट खराब हुआ है वो उनको प्रैक्टिस में ले सकें। ऑल नोट्स को हम कोशिश करते हैं कि सभी नोट्सों को जो PDF के फॉर्म में आपको दिया जाए। इसका बैकअप भी बनाया गया है आप लोगों के लिए। ठीक है, बैकअप भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि जिसका छूट गया उसको बैकअप नहीं मिलता है, बैकअप भी मिलता है। और एवरी नाइट आप लोगों का MCQ टेस्ट होता है, 20-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक टॉपिक का आप लोगों का टेस्ट देना होता है एवरी नाइट। रात को सोने से पहले आप लोग टेस्ट लगाते हो। ठीक है,
इसके अलावा और भी बहुत कुछ जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी होगा वो सब हम लोग इस ग्रुप में प्रदान करते हैं। अगर आप भी इस ग्रुप को ज्वाइन करके अपनी परीक्षा को 100% बेहतर करना चाहते हैं तो आप भी वरदान ग्रुप के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। कुछ नहीं करना, हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज करना है और एक लाइन लिख देना है कि वरदान ग्रुप ज्वाइन करना है। आपको फिर आगे का डिटेल हमारी टीम के द्वारा बता दी जाएगी। ठीक है, तो ज़रूर जुड़िए इससे और अपने परीक्षा को बेहतर कीजिए। अब यहाँ पर इस सवाल को देखिए, ये सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अशोक के अभिलेखों में उपयोग में आए 2 लिपियों का उल्लेख कीजिए। अशोक के जो अभिलेख हैं उनमें आए 2 उपयोग, अगर ये कह देता ना 2 लिपियों का नाम लिखिए तो हम कुछ नहीं करते। एक लिखते ब्राह्मी लिपि और दूसरा लिखते खरोष्टी लिपि। इतना लिख करके आंसर हो जाता है कंप्लीट। लेकिन यहाँ पर क्या बोल दिया है, उल्लेख कीजिए। ये वर्ड इस्तेमाल जहाँ किया तब तो आपको 3-4 लाइन में, यानी कि 1 लाइन वाला आंसर को 3-4 लाइन में आपको करके देना होगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। आइए इसके आंसर को देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि अशोक के अभिलेखों में मुख्य रूप से, देखिए एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोग वरदान ग्रुप को ज्वाइन करने वाले हैं या फिर वरदान ग्रुप के आप स्टूडेंट हैं तो फिर ये PDF आप लोग को वहाँ पे मिल जाएगा वरदान ग्रुप में। ठीक है, तो टेंशन, आप वरदान ग्रुप वालों को टेंशन नहीं लेना है। ठीक है भाई, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी मैंने ली है। देखिए, अशोक के अभिलेख मुख्य रूप से 2 प्रमुख लिपियों में लिखे गए थे। एक था ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि। ब्राह्मी लिपि का उपयोग भारत के दक्षिण और पूर्वी क्षेत्रों में किया गया था और ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि का उपयोग उत्तर पश्चिम भारत में होता था और ये आरामी लिपि से प्रभावित थी तथा बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इन दोनों लिपियों की मदद से अशोक के धर्म संबंधी संदेश पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैलाए गए। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका जो रिप्लाई, आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है दूसरे वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आपको इस तरह के वीडियोस और भी चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए, हमें बताइए वीडियो कैसा लगा आपको। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए, मेरा एक सेकेंड चैनल है जहाँ पर आप लोग जा कर के अपने MCQ का प्रैक्टिस लगा सकते हैं। 1 शॉर्ट वीडियो में, एक ही वीडियो में पूरा बुक कंप्लीट करवा रहे हैं हम। ठीक है, तो आप लोग कहाँ जाओगे, एवरीडे अपडेट नाम का मेरा एक चैनल है, आप लोग उस पर जाइए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। वहाँ पे जाइए, वहाँ पर आप लोग आराम से जो है खूब प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू। एंड आप लोग वरदान ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि वो आपके लिए वरदान साबित होगा। इसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा, टीम को कहिएगा कि मुझे वरदान ग्रुप ज्वाइन करना है, आगे का प्रोसेस वो बता देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।